प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ का 2016 का राजनीति विज्ञान का एक प्रश्न पत्र है, उसको सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न फिर से आपके लिए यूजीसी नेट एग्जाम में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा और आपको एक फिर से आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से 2016 का प्रश्न पत्र आया था। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, जेनकिन, डहल, ब्लूहम और विंस्टीन। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था, WT ब्लूहम। प्रश्न संख्या 2 था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, व्यवहारवादी सिद्धांत आंग्ल अमेरिकी मॉडल के साथ विशेष रूप से संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका गलत है, जबकि ये आंग्ल अमेरिकी मॉडल के साथ विश्व के साथ संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। आपने इसमें पढ़ा होगा, जो व्यवहारवादी विचारक हैं उसमें अधिकांश विचारक जो हैं वो अंग्रेज हैं, इंग्लैंड ब्रिटेन के हैं, यूरोप के हैं और अमेरिका के हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो TH ग्रीन ने स्वतंत्रता के बारे में केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया है, ये कथन इसका गलत है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 4, जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने एक मरीचिका के रूप में खारिज किया था। तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, इसका बी ऑप्शन सही है, हेयक ने, फ्रेडरिक हेयक ने इसको खारिज किया था कि ये केवल एक मरीचिका नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है। जो जॉन रॉल्स है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें इन्होंने न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था इसमें कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विचारधारा को न तो विमोचक या उत्पीड़क या फिर सही या गलत के रूप में समझा जाना चाहिए, यह इनमें से कोई भी हो सकती है। तो ये कहा था एंड्रयू हैववुड ने। 5 का ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, जोड़े मिलाने के लिए था इसमें कि इनके जोड़े मिलाइए। तो 1917 ये माओ के लियो सियो ची से मुलाकात थी। 1917 में जो चाइना था वहाँ पर भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी और जो माओ से तुंग था, इन्होंने सांस्कृतिक क्रांति का सिद्धांत भी दिया था और एक जो भारत में गुरला पद्धति है उसको उन्होंने वहाँ इसी पद्धति को अपना करके क्रांति करने का प्रयास किया था। 1918 में माओ पीकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय के सहायक अध्यापक बने थे, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं वो बने थे 1918 में माओ सेतुंग। 1921 में माओ ने, जो माओ सेतुंग है चीन में, उन्होंने CPC की पहली कांग्रेस में भाग लिया था और 1934 में माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च, लॉन्ग मार्च प्रारंभ किया था। तो ये 1934 में जिस प्रकार से माओ ने अपना एक लंबा मार्च किया था, ठीक ऐसा ही मार्च महात्मा गांधी ने 1930 में किया था, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, फिर से मिलाने के लिए जोड़े हैं। तो मैकियावेली ये नैतिक उदासीनता को समर्थन देते हैं, इनका तर्क है। हॉब्स आत्म परीक्षण की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। जो जॉन लॉक है वो संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं और जो रूसो हैं वो तर्क के प्रति विद्रोह करते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसने कहा था, मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला, मैं उनमें से अधिकतर छद्मवेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ के वेश में, एक छद्मवेश में हृदय से एक मार्मिक व्यक्ति हूँ। कहने का अर्थ ये है कि किसने ये कहा था कि मैं अभी तक जितने भी लोगों से मिला वो एक छद्मवेश में राजनीतिज्ञ के रूप में है, लेकिन मैं खुद राजनीतिज्ञ के रूप में घूमता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में एक हृदय से धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो इस प्रकार के विचार सदैव महात्मा गांधी के रहे हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है, कथन और कारण से संबंधित विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, ये कथन है। इसका कारण क्या है। कारण है उनके अनुसार ज्ञान की धारणा होती है, ये गलत है। ए तो सही है, प्लेटो ने वास्तव में विचारों के बारे में सिद्धांत दिया है, लेकिन उनके अनुसार ज्ञान धारणा होती है, धारणा नहीं होती, बल्कि जो ज्ञान होता है वो निरंतर हम सीखते रहते हैं, उससे विकसित होने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा और आर ऑप्शन इसका गलत होगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसने कहा था, अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिक विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है, बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये कथन था G.H. सेबाइन का, बी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 11, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो डी ऑप्शन का बिल्कुल सही है। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को नैसर्गिक अधिकार माना है। आपको बताया गया था, लॉक ने 3 अधिकारों के बारे में बात की थी, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो नैसर्गिक अधिकार मानते हैं, जबकि उत्तर दिया है कि नहीं माना है।
जबकि लॉक ने इसको नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार माना है। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। प्रश्न संख्या 12, रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका भी डी ऑप्शन सही है। सामान्य इच्छा एक समूह की सोच नहीं होती, गलत है। सामान्य इच्छा वास्तव में एक समूह की समस्त आदर्श इच्छाओं का योग होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 13, जेम्स मिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, जेम्स मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा भी कहा जाता है। तो जो जेम्स मिल है उनका केवल एक ही कथन सही नहीं है, सुख वह कलन असंगत है, जो डी ऑप्शन है वो इसका गलत होगा। सॉरी, डी ऑप्शन इसमें आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है, जबकि ये वस्तुनिष्ठ तरीके से आनंद को नहीं मापा जा सकता है। आनंद अर्थात सुख, जो सुख हमारे अंदर होता है, जो हमको खुशी मिलती है किसी कार्य को करने से, उसको हम किसी भी तरह से नहीं माप सकते वस्तुनिष्ठ तरीके से। ये सुख जो होता है वो गुणात्मक होता है, हमें कितनी खुशी हो रही है इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो जो ये डी ऑप्शन होगा ये इसका गलत होगा। जो सुख है या आनंद है उसको वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं मापा जा सकता। प्रश्न संख्या 14, अमर्त्य सेन की निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इनमें से कोई भी कृति पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित कृति का लेखक कौन है, तो उसकी कृतियों का कालक्रम है चॉइस, वेलफेयर एंड मैनेजमेंट, डी ऑप्शन सबसे पहले होगा। उसके बाद होगा इनइक्वालिटी रीएग्जामिन्ड, उसके बाद सी होगा डेवलपमेंट एज फ्रीडम, और अंत में होगा ए आइडिया ऑफ जस्टिस। ये सभी किताबें किसकी हैं? अमर्त्य सेन की हैं। इन्हें नोबेल का पुरस्कार भी मिला है, अर्थशास्त्र का नोबेल 1998 में दिया गया था। प्रश्न संख्या 15, फिर से कथनों कारण है। मैजिनी, ये वास्तव में ज्यूसेppe मैत्सनी थे, इटली में थे, इटली की एकता का पैगंबर भी कहते हैं इनको। और अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता थी। इसका एक कारण था आर फॉर रीजन। दोनों का मानना था कि ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार था और राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। और वास्तव में दोनों कथन सही है। जो ज्यूसेppe मैत्सनी थे ये इटली की एकता के पैगंबर थे और उनके विचार जो भारतीय विद्वान हैं अरविंद घोष उनसे बहुत मिलते हैं, और ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या या सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न संख्या 16, सामाजिक पहचान में अपनाए गए सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के सही क्रम को पहचानिए। तो सही क्रम है इसमें सबसे पहले समाजशास्त्र, उसके बाद जो आपकी एंथ्रोपोलॉजी है नृविज्ञान, उसके बाद मनोविज्ञान, और अंत में विकास हुआ राजनीति विज्ञान का। तो सामान्य व्यवस्था के रूप में जो राजनीति विज्ञान है ये आपका नृविज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्रम क्या होगा इसका? सबसे पहले नृविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अंत में राजनीति विज्ञान, इसका क्रम होगा। प्रश्न संख्या 17, लोक संस्थाओं में विश्वास के अक्षय के अर्थों में वैधिकरण संकट शब्दावली किसने विकसित की, जिसका परिणाम राज्य में अवपीड़क उपकरण बनने के रूप में सामने आता है? निम्नलिखित में से ये किसने विकसित की? तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है वैधिकरण संकट, जिसको हम वैधता संकट भी कहते हैं। ये इसका जनक कौन था वैधता संकट का? तो ये थे हैबरमास। वैधता संकट के जनक थे हैबरमास। प्रश्न संख्या 18, संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है ये पारदेशी अर्थात दूसरे देश की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, ये गलत है। बाकी सभी कथन इसमें सही हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय विचारक भारतीय अभिजन के सिद्धांत से संबंध है? अभिजन सिद्धांत अर्थात एलीट जो हम बोलते हैं, शासन में जो लोग सर्वोच्च पदों को धारण करते हैं उन्हें हम अभिजन के नाम से जानते हैं, जैसे IAS PCS अधिकारी। तो इसमें केवल दो हैं, पेरेटो और मॉस्का। पेरेटो मॉस्का को भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है उससे अभिजन से जुड़ा हुआ मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन हित समूह और दबाव समूह के बीच कोई भेद नहीं करता? तो इसका ऑप्शन डी है जेम्स कोलमैन। ये दबाव समूह और हित समूह के बीच किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करता। प्रश्न संख्या 21, पराश्रितता का सिद्धांत के मूल तर्कों की पहचान कीजिए। तो जो पराश्रितता का सिद्धांत है अर्थात दूसरे पर आश्रित रहना, डिपेंड रहना, तो इसके दो ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, बी और डी। तीसरी दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधन और सस्ते श्रमिक प्रदान करते हैं, और डी विकसित पश्चिमी देश अपनी संसाधनों से पराश्रितता की स्थिति बनाए रखते हैं। ये जो पराश्रितता का सिद्धांत है इसे हम नव उपनिवेशवाद के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो विकसित देश हैं या संपन्न देश हैं वो निर्धन देशों की आर्थिक रूप से सहायता करके उनके संसाधनों का दोहन भी करते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषताएं हैं? तो दोनों में ही राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का अधिकार पाया जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी उसको अपने पास रख सकता है किसी विधेयक को, और भारत में पहली बार डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने भारतीय डाक संशोधन विधेयक को अपने पास रखा था। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, 1985-86 के दशक की ये बात है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है? तो ये है प्रश्रयदाता नौकरशाही, जिसको हम आश्रित नौकरशाही भी कहते हैं।
जिसको आपने देखा होगा प्रतिबद्ध नौकरशाही के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भारत में इंदिरा गांधी के सामने बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। प्रश्न संख्या 24, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों की जितनी वरीयताओं को हम इंगित कर सकते हैं उनको अंकित करना आवश्यक होता है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में क्या होता है कि क्रम लिखते हैं हम, पहली वरीयता कि पहला पसंद का व्यक्ति ये होगा, दूसरी पसंद का ये होगा, तीसरी पसंद का ये होगा। तो ऐसे में जो हमारा वोट होता है वो खराब नहीं होता। जबकि वर्तमान में जो हम वोटिंग करते हैं इसमें अगर हम किसी व्यक्ति को वोट दे रहे हैं तो एक व्यक्ति जो जीतता है यानी कि वो वोट हमारा सफल हो गया, लेकिन जो लोग हार गए, जो प्रत्याशी हार गया, वो वोट हमारा बेकार चला जाता है। जबकि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में हम वरीयता अंकित करते हैं कि हमारे पहली वरीयता का व्यक्ति ये है, दूसरी व्यक्ति ये है, तीसरा ये है, तो उससे हमारा वोट जो होगा वो हस्तांतरित हो जाता है, लेकिन वो खराब नहीं होता। प्रश्न संख्या 25, सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें A, B, C कथन सही होंगे। राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है। यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए जाते थे? तो वो थी अमेरिका में सीनेट। और ख़ास करके इसमें जो एक प्रथा हुआ करती थी, फिलिबस्टरिंग कहते थे इस प्रथा को। इसमें जो सीनेटर थे वो लंबी लंबी कविताएं या भाषण पढ़ते थे ताकि उसका समय बर्बाद किया जा सके। बाद में इसको प्रथा को कंट्रोल कर लिया गया। प्रश्न संख्या 27, भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसके 3 ऑप्शन सही हैं, A, B और D। दोनों देशों के राष्ट्रपति का एक निर्धारित कार्यकाल होता है। अमेरिका में 4 वर्ष है, भारत में 5 वर्ष। ये उच्च सदन के सभापति होते हैं। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो, और जो भारत का उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में M वेंकैया नायडू हैं, दोनों ही उच्च सदन के सभापति होते हैं। और जो अगला है उपराष्ट्रपति के बारे में कथन, उन्हें बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक पद देने का अधिकार होता है। तो ये अमेरिका और भारत में समान होता है। भारत में जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो सभापति होता है उसे उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में A, B और D कथन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, अनियमित हित समूह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो अनियमित हित समूह होते हैं ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं, ये कथन सही नहीं है, बल्कि इनको पूर्व योजना के आधार पर या नियोजन के आधार पर गठित नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या 29, फिर से कथन और कारण दिए गए हैं। रीजन, पहला कथन है पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होती है। तो विकसित जो लोकतंत्र होते हैं उसमें सेना नागरिक सत्ता के अधीन होती है। इसका एक कारण है। कारण क्या है? सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जहां लोकतंत्र ने संस्थागत रूप नहीं लिया है। तो A और R वास्तव में दोनों कथन सही है, लेकिन जो R है वो A का स्पष्टीकरण नहीं है ठीक प्रकार से। लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होती अवश्य है, लेकिन ये वहाँ पर लोकतंत्र की निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे करती है? क्योंकि वहाँ तो पूर्व में ही विकसित लोकतंत्र है। तो A और R दोनों कथन सत्य तो हैं, लेकिन जो R है वो A की व्याख्या ठीक से नहीं करता। तो इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। A, R दोनों सही, R A की सही व्याख्या नहीं करता। प्रश्न संख्या 30, फिर से मिलाना है हमने मॉडल को। रॉबर्ट मिशेल्स, इनका मॉडल है अल्पतंत्र का लौह नियम। जेम्स बर्नहम, इनका मॉडल है प्रबंधकीय क्रांति। C. राइट्स मिल, इनका कथन है शक्ति अभिजन। इनकी एक परिभाषा भी है, शक्ति अभिजन वे हैं जो अपने जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं खास करके और आदेश देने वाले पदों को धारण करते हैं। D. हेराल्ड लासवेल, ये संप्रेषण मॉडल से जुड़े हुए हैं। प्रश्न संख्या 31, नकारात्मक मत के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या जो कथन है या कूट है वो सही है? तो नकारात्मक मत का जो बात की है वो की थी मुख्य रूप से भारत में निर्वाचन आयोग ने, और उसने नोटा की बात की थी। तो इसका A और 4 सही होगा। तो जान लेते हैं किस प्रकार से नकारात्मक मत, अर्थात जब हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते तो किस मत को देंगे, वो मत होगा हमारा नोटा, नॉन ऑफ द अबव। भारत का चुनाव आयोग चाहता है कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा का बटन दिया जाए, और वर्तमान में ये दिया भी गया है। और चौथा, इसमें यदि किसी उम्मीदवार को नोटा मतों से कम मत भी प्राप्त होते हैं तो भी सर्वाधिक मत प्राप्त होने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये नोटा सिस्टम है भारत में इस समय इसको अपनाया गया है। अगर नोटा को 51% मत मिलते हैं और उम्मीदवार को मात्र 50% मत मिलते हैं, तब भी जो कम मत वाला है 50% वाला है वो विजयी माना जाएगा, 51% वाला विजयी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो नोटा का बटन उन्होंने दबाया है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ है। अवसान मतलब समाप्ति। भारत में संघवाद की समाप्ति नहीं हुई है। इसका कारण क्या है? नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग कर रहे हैं।
तो वास्तव में भारत में संघवाद की समाप्ति नहीं हुई है, ये कथन सही है। और दूसरा कथन, नए राज्य लगातार दोनों जो है नए राज्यों की मांग कर रहे हैं, जिसमें आपने सुना होगा बोडोलैंड, हरित प्रदेश, कोंकण, सौराष्ट्र, ये कुछ नए राज्यों की मांग अभी भी चल रही है, या पश्चिम उत्तर प्रदेश नए राज्य की मांग चल रही है। कुछ नए राज्य बनाए भी गए हैं जैसे कि तेलंगाना। तो ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। संघवाद का अवसान नहीं हुआ है, तो संघवाद से संबंधित कुछ रीज़न होना चाहिए था, लेकिन वो बात बिल्कुल हटकर है। वो बात कर रहा है कि नए राज्य की मांग कर रहे हैं, दर्जा मांग रहे हैं। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो जो सी ऑप्शन है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, ये प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु सेवन से संबंधित एक वाद था, ये इसमें कथन गलत है। प्रश्न संख्या 34, फिर से आपने सूची मिलानी है। ये भारत के कुछ राष्ट्रपति रहे हैं। वराहगिरी वेंकटगिरी, ये 1969 से 74 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 तक राष्ट्रपति रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के 1977 से 82 तक राष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा आर वेंकटरमन 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इसका ऑप्शन ये आप मिला लेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्रों की संरचना का सही ब्यौरा नहीं है? तो देखिए इधर जो इसका बी ऑप्शन है ये गलत है। कुल चुनाव क्षेत्र 543 लिखे हैं, सामान्य चुनाव क्षेत्र 423 लिखे हैं, अनुसूचित जाति क्षेत्र जो है वो 79 है, अनुसूचित जनजाति चुनाव क्षेत्र वो 41 हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चुनाव क्षेत्र 543 भारत में इसलिए हैं क्योंकि जो 2 सीटें हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। कुल 545 इस समय लोकसभा में सदस्य हैं, जबकि उनकी अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। भारत में जो एससी क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं, वो 79 हैं, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वो 41 हैं। 2021 की बात करें तो इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। 79 जो संख्या थी इसको बढ़ा करके 85 कर दिया गया है, और 41 को बढ़ा करके 47 कर दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 36, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 क में वर्णित मिश्रित संस्कृति की नींव क्या है? तो ये संस्कृत भाषा और साहित्य, बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 37, भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा चौथा अधिकार, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का से सुरक्षा का अधिकार भी इनको दिया गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी इनको दिया गया है। और चौथा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार भी इनको दिया गया है। तो जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये सभी अधिकार दिए गए हैं। इसका ऑप्शन जो होगा वो चारों ही ऑप्शन इसमें गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में सही नहीं है? तो इसमें जो पांचवा ऑप्शन है, केवल मुस्लिम संप्रदाय को पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त था, ये इसमें सही नहीं है। 38 का वी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, सूची को मिलाइए फिर से। तो शेतकारी जो संगठन था, ये किसान संगठन था, ये किससे जुड़ा है? ये है महाराष्ट्र से। भारतीय किसान संघ ये गुजरात से जुड़ा हुआ है। समता संगठन उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। किसान मजदूर संगठन पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो जो प्रश्न संख्या 40 है इसमें कोड दिए गए थे, इसमें केवल बी ऑप्शन सही है, 1 और 4। पहला है, इसमें संसद में विधायन के अधीन किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित राज्यों को निर्देश देने तक विस्तारित होगी, ये भी इसका ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों, भाग 1 में इसमें 40 प्रश्न बताए गए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसके बाद भाग 2 में आपको प्रश्न संख्या 41 से 75 के शेष प्रश्न बताए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। जितने लोग आप कमेंट करेंगे उससे पता लगेगा कि वास्तव में आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि आप लोग कितने लोग इसको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, उपयोगी हो भी रहा है या नहीं उपयोगी हो रहा है। तो कम से कम यस सर, नो सर, जो आपको जैसा लगता है कम से कम इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, शेष इसके प्रश्न भाग 2 में।